पांच का प्रहार का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा पांच का प्रहार का है, वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड। संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पेश करने की तैयारी है। इसके विरोध और पक्ष दोनों में आवाज उठ रही है। जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया। रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए संविधान बचाओ सम्मेलन में जमीयत ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 5 प्रस्ताव पारित किए। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमाए हिंद पर बड़ा हमला करते हुए वक्फ बोर्ड को अघोषित लैंड माफिया बता दिया। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की मस्जिदों को, जमीनों को और दरगाहों को हासिल करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन बोर्ड बनाम वक्फ बोर्ड है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका परिचय करा देता हूं और ज्यादा वक्त चूंकि है नहीं। लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी से हैं हमारे साथ, इसके अलावा प्रोफेसर सीबी यादव कांग्रेस से हैं हमारे साथ, मितुल जैन जी अधिवक्ता हैं हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, अब्दुल लतीफ आरको साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत। ताने गडकरी जी हिंदू धर्माचार्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सीधा सवाल अब्दुल लतीफ आरको साहब आपसे, जब जेपीसी गठित की गई, यूं कहें कि जब वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम सवालात उठ रहे थे, सरकार को घेरा गया, सरकार से विपक्ष ने भी कहा कि जेपीसी होनी चाहिए, सरकार ने जेपीसी बना दी और अब जब शीतकालीन सत्र में यह जेपीसी की रिपोर्ट आने वाली है, संशोधन बिल आने वाला है, उस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद का यह आह्वान करना कि अगर कुछ बदलाव किया जाता है तो फिर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, ये सही नहीं होगा। इसकी जरूरत क्या है, आप इसको थोड़ा बताइए। देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि वो बोर्ड का जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये सारे इख्तियारात हमारे ख़त्म करके सरकार जो है वो एक कलेक्टर के हाथों में देना चाहती है, जबकि संविधान में साफ है हर मज़हब वाला अपने मज़हब की आज़ादी के साथ, मतलब ये कि वो उसकी देख रेख करना, उसका संभालना, उसका ध्यान रखना, उसकी ज़रूरतों का, इसके लिए सरकार ने ट्रिब्यूनल बना रखा है। और फिर वक्फ बोर्ड जो है उसमें भी सरकार ही गठन करती है, सिर्फ पब्लिक के 2 नुमाइंदे चुने जाते हैं, बाकी सब सरकार की तरफ से नॉमिनेट होते हैं। अच्छा आरको साहब, ये देश तो संविधान, न्याय व्यवस्था, कानून संसद से चलता है, वही कानून बनते हैं, ये तो बात मानते हैं ना आप? नहीं तो वो उसी संविधान से ये वक्फ बोर्ड भी चल रहा है, उसी संविधान की जो धाराएं हैं, जो आज़ादी का हमें राइट्स मिला हुआ है, वो लेकर अगर कुछ फेरबदल करना है या कोई नया कानून लाना है, बदलाव करना है, तो संसद है, जेपीसी एक बनी है, वो जिस तरह के उसमें सारे राजनीतिक दल उसमें मौजूद हैं, प्रतिनिधि, वो जिस तरह का अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे उसी आधार पर होगा। आप घबरा किस वजह से रहे हैं? और जो भी फैसला होगा वो तो सर्वमान्य होना चाहिए। देखिए जी, बिल्कुल सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये जो फैसला कमेटी की तरफ भेजा गया है वहाँ भी अपोजिशन के लोग कम हैं, बीजेपी के लोग ज्यादा हैं, और वो मनमानी तरीके से, लक्ष्मीकांत पारीक जी, सरकार मनमानी तरीके से ये सब कुछ कर रही है और अपोजिशन के लोग इसमें है नहीं, भरोसा है नहीं आपके ऊपर, आपकी सरकार पर, या कहेंगे हमारे देश की सरकार पर? कम है, कम है, कम है, मेजॉरिटी बीजेपी की है। कुछ लोग हिंदुस्तान में आदत पड़ चुकी है कि उन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला कर दे, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का हो गया, चुनाव हार जाएं तो चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा कर दे, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का हो गया, हार जाएंगे चुनाव तो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे। अब आज जेपीसी गठन, जेपीसी गठन के बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत और सबसे बड़ी पंचायत के चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा जेपीसी गठन, उसके अंदर विचार विमर्श और हिंदुस्तान भर की जनता से मांगे गए विचारों को वहां पर संकलित कर वहां पर रखने का काम करने का काम जेपीसी द्वारा किया जा रहा है। उस पर भारतीय जनता पार्टी की जेपीसी हो गई। अरे भाई, कहीं तो जाकर रुकिए। इस संविधान संशोधन को लेकर जिस प्रकार की बातें कांग्रेस के जमाने में हुई, उसकी यदि मैं बड़ी बात करूं तो 1995 जब असमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए गए हों, तब ये प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया कांग्रेस के मेरे फाजिल दोस्त द्वारा?
जो आज वक्फ बोर्ड की पैरवी यहां पर बैठकर कर रहा है। 1994 जब आचार संहिता के बिल्कुल एक दिन पहले बहुत बड़ी संपत्तियां 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी गई हो। 2013 के अंदर कांग्रेस के द्वारा यूपीसी जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अंदर का गठन कर और उसको चुनौती देने वाली कह दिया गया कि इसकी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती वक्फ बोर्ड के निर्णय को। यह क्या था? आखिर कब जाकर रुकेगा? आज वोट बैंक के अंदर चुनाव मुस्लिम तुष्टिकरण कहीं जाकर तो रुकेगा। तो लक्ष्मीकांत जी, आप कहना चाहते हैं कि अगर उस वक्त कोई नहीं बोला तो आप भी यही चाहते हैं कि इस वक्त भी कोई ना बोले? नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। आप हम ये कहते जैसे गठन किया, विचार आमंत्रित हैं, सुझाव आमंत्रित हैं, सुझाव पर बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। आखिर क्यों नहीं आज वक्फ बोर्ड का जो भी निर्णय हो, जिस विषय पर चर्चा पर तो संसद के विचार संसद में जाएगा, संसद पर बहस होगी। बिल्कुल, मैं छोटी छोटी ही रिएक्शन लूंगा। सीबी यादव साहब, ये बताइए भाई, बात होगी जैसे मैंने पूछा भी आरको साहब से कि जेपीसी बन गई, अब जेपीसी रिपोर्ट देने वाली है। अब ऐसे मौके पर ऐन वक्त पर जमीयत उलेमा हिंद एक बड़ा सबको अधिकार है, बहुत अच्छी बात है, इस देश के नागरिक को सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन इस तरीके से अभी इसकी टाइमिंग को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? रविंद्र जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको विश्वास मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे संवाद करना, बात करना, उनको सहमति लेना। अगर आपको किसी संशोधन की, बदलाव की जरूरत भी है तो जरूर ये चीज सरकार की जिम्मेदारी है ये कि ये चीज करे। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम क्या है रविंद्र जी, ना तो कोई इनका संशोधन का मूड है कि कोई उसमें, क्योंकि जो संशोधन लेके आए ना, जैसे महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो वर्तमान में भी जैसे बता ही रहे ना कि 2 ही सदस्य होते हैं बाहर से तो निर्वाचित, बाकी तो सरकार ही नॉमिनेट करती है। कौन रोक रहा है उसको जाना? कलेक्टर के पावर बढ़ा देने से क्या होता है? कलेक्टर तो वैसे ओवरलोडेड है, उससे सारी व्यवस्था वैसे ही पस्त हो रही है, तो उससे कौन सा रिफॉर्म होने वाला? कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का व्यक्ति ये कहेगा कि साहब उससे सुधार होने वाला है? तो चीजों के भीतर जो डिस्कशन होना चाहिए जेपीसी के भीतर भी, हम देख रहे हैं कि वो जेपीसी के भीतर भी डिस्कशन नहीं कर रहे। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो रिपोर्ट पेश की है वहां के प्रशासक ने, वहां की गवर्नमेंट से नहीं पूछा, डायरेक्ट ही उस तरह से रिपोर्ट पेश किए। तो जो एक माहौल होना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, जेपीसी की रिपोर्ट आएगी तो मतलब उस पर आप भी विश्वास नहीं करेंगे? बनाने का काम सरकार का है ना रविंद्र जी। नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? जेपीसी की रिपोर्ट तो अभी जेपीसी की रिपोर्ट तो तैयार होगी, उसमें तो सारे सदस्य हैं। लेकिन आप ही बोल रहे हैं ना कि वहां पर सहमति से आया जा रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। बाकी अभी जो प्रक्रिया है, क्योंकि विपक्ष की मनमानी तरीके से बना लिए अपने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं जो कह रहा हूं कि वहां जो प्रक्रिया हो रही है वो जो जेपीसी की प्रक्रिया होती है कि वहां हर चीज गोपनीय हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहां का पत्र लीक क्यों हो रहा है, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो जमीयत उलेमा हिंद ने जो एकजुट होकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया, उसको आप समर्थन करते हैं, सही कर रहे हैं? जमीयत उलेमा हिंद समाज को, हाँ बताइए, जमीयत उलेमा हिंद ने किया वो सही कर रहे हैं? जो उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं, सही गलत का फैसला नहीं है, लेकिन उन्हें सुना जाना चाहिए, उनका अधिकार है अपनी बात का। अरे दोनों नाम में थोड़ी सवाल होकर एक बात पूछना चाहता हूं, इस पर आप सीधे तौर पर टिप्पणी करेंगे सही है गलत है? जो गलत हो गलत, सही को सही कहे कांग्रेस। ये देश हित के अंदर कोई बात हो रही है तो उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्व में सरकार सही काम कर रही है, तो ये साहस करना चाहिए कांग्रेस को, काम ठीक हो रहा है। और जो यदि जुमला हिंद जिस प्रकार से मुस्लिम लोग मिलकर के किस चीज का अन्य से विरोध कर रहे हैं, नहीं देखिए, क्या आप हैं या नहीं? मैं वही बोल रहा हूं कि हर पक्ष को अपनी बात रखने की कांग्रेस यादव साहब, आप बहुत समझदार आदमी हैं, आप सीधे तौर बताइए, जेपीसी का गठन क्या संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है, या कानून के खिलाफ है, या संविधान के खिलाफ है? बता दीजिए। उस पर डिस्कस होना, और फिर वहां पर टीएमसी के सांसद द्वारा गिलास तोड़कर कांच माननीय चेयरमैन साहब पर फेंक देना, क्या संसदीय है? बताइए। अब क्या दबाव डालने की राजनीति नहीं है? बोल लिया ना, तो आपके द्वारा बोले। 10 सेकंड में जा रहा हूं तानिया जी के पास। विश्वास कभी बोलने दीजिए जी, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं। हम कब मना करें इस बात को लेकर? हम कब मना करें इस बात को लेकर? लेकिन नेहरू ने जब नेहरू ने खुल के बोलिए ना, चंद्रबाबू नायडू जी को कह रहे हैं हमारे साथ आ जाए, देखते हैं आपकी बात मानते हैं, आप ये तो कहना चाह रहे हैं सरकार हमारे पास आ जाए। चंद्रबाबू नायडू जी क्या बोल रहे हैं आपको पहले से? तानिया गडकरी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है, ये हिंदुओं का हिंदुस्तान सनातन बोर्ड, ये क्या कंसेप्ट, क्या है ये? अब संशोधन
अभी तो ये देखिए इन्होंने जब गोवा की लक्ष्मीकांत बात जी की प्लीज ना, प्लीज, सीधे- लक्ष्मीकांत जी सनातन बोर्ड क्या है वो बता रही है तानिया जी। जी हाँ, भारत जो है, अगर आप कहते हैं कि हर एक नागरिक के अधिकार है, तो हिंदुओं के भी अधिकार है। और वक्फ के नाम पर अगर इन्हें 9.40 लाख एकड़ की संपत्ति जमीन, यानी कि एक देश के बराबर की जमीन दे दी गई, और पहले मजहब के आधार पर देश के 3 टुकड़े हुए, उसके बाद इतनी बड़ी जमीन दे दी गई। हिमाचल क्यों उबल रहा है? क्योंकि जब हमारे देश में जमीनों का न्यायोचित बंटवारा तो ये किया वक्फ गया, बोर्ड का तो जवाब है, हिंदू जो सनातन जमींदार बोर्ड- थे, वक्फ जो बोर्ड का हिंदू जवाब- जमींदार थे, जो हिंदू जमींदार थे, उनकी तो संपत्तियां बांटी गई, लेकिन मुस्लिम जमींदारों की संपत्तियां वक्फ कर दी गई, और जो आज भी तंग कर रही है। 2013 में गैर मुस्लिमों का, यानी कि हिंदुओं की संपत्ति पर भी वक्फ को अधिकार दे दिया गया, और वक्फ को न्याय के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर रखा गया। ये अगर ये इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, तो फिर क्या हिंदू अपने हित की बात नहीं करेगा? क्या सनातन बोर्ड की बात नहीं की जाएगी? नहीं तो सनातन बोर्ड भी क्या वक्फ बोर्ड जितनी ताकत चाहता है, और क्या आपको ये मंजूर है जो हिंदू वक्फ के रूप बोर्ड, में- जो वक्फ बोर्ड की मांग रखी जा रही है कि इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, संशोधन नहीं करना चाहिए, क्या क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे ये रविंद्र सच्चा सिंह, कमेटी एक की बात बात पूछना करते चाहता रहते हूं। हैं, तमिलनाडु ऐसे पूरा सच्चा का पूरा कमेटी की एकदम बात करते संपत्तियों रहते के हैं, 16 तमिलनाडु का करोड़ गांव दे संपत्तियों दिया। को कैसे- जी हाँ, सूरत की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, उस पर भी वक्त हक जताता है। आप तो ये छोड़िए, राजस्थान में, संपत्तियों का कैसे शिव मंदिर, राजस्थान में देवस्थान विभाग ईदगाहों पर और दरगाहों पर, लक्ष्मीकांत जी प्लीज। राजस्थान में देवस्थान विभाग ईदगाहों पर, दरगाहों पर खर्च कर रहा है, वो भी करोड़ों रुपए। ईदगाह जयपुर को 2,45,50,000 दिए, 4 दरगाह, 4 दरवाजों को 95 लाख दिए हैं। बस जामा मैं मस्जिद आऊंगा को आपके पास, 14 लेकिन लाख, अब्दुल 1 लतीफ करोड़ आरको साहब कुछ 65 कहना लाख चाह रहे हैं। दिए। एक सवाल मेरा भी तो ले लीजिएगा अब्दुल लतीफ जी। यहाँ पर कहा तानिया जी ने कि हिंदुओं की संपत्ति में हिंदू से जमींदारों मुस्लिमों के की लिए किया जा रहा जमीन का है। बंटवारा हो गया था, उसको कर दिया गया था, लेकिन ये ऐसा मुसलमानों में नहीं, और सब वक्फ बोर्ड में चला गया। और सनातन बोर्ड जो बनाया जा रहा है उसको लेकर क्या ये कहेंगे जो आप? तो क्या अधिकार सबको नहीं ये है? जो कह रही हैं सिर्फ अब्दुल लतीफ साहब बताइए। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की बात है कि जो भी वक्फ बोर्ड के अंदर जमीनें हैं वो तमाम मुसलमानों की दी हुई जमीनें हैं। और आज भी मुसलमान वक्फ करता है, आज भी मुसलमान वक्फ क्या करता जयपुर है। में विधायकपुरी के सिर्फ- अंदर क्या मेगा कोर्ट की सिर्फ संपत्ति जो था? है- बताइए, जहाँ विधायक को लगातार रहे थे, तो आप बात कर लीजिए, बात कर वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो गया? लीजिए। बताइए, जब आप करते हैं बताइए आप। दीजिए, आपने इतनी वक्फ बोर्ड देर की बोल संपत्ति दी, कैसे हम हो नहीं गया? बोले, अब बोलने न दीजिए। एक मिनट ऐसी क्या बात है? कब्जा जमाने का विषय ही नहीं है यहाँ पर, कोई कब्जे की बात ही नहीं है। सीधे ये तौर पर सब- बात की बात पारिक है, साहब, एक मिनट, हिंदुओं की आप- संपत्ति पारिक को- साहब, प्लीज, पारिक साहब, मेरी गुजारिश है, पारिक साहब, पारिक साहब। कैसे बनाया पारिक गया? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए ऐसे ना आपकी बात समझ में आई है, ना वो क्या कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है। बताएं कि लतीफा बताइए। लक्ष्मीकांत जी प्लीज प्लीज, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट सुन ले आरको साहब को। बोलिए आरको जी। सरकार का बोलिए नुमाइंदा साहब, जल्दी होता है, देखिए, मेरा उस पर भी इनको आपत्ति है। मेरा कहना यह है महिलाओं कि का ये प्रतिनिधित्व झूठ करता है। बोलकर गुमराह करते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि एक देश के बराबर, बल्कि मंदिरों में इतनी संपत्ति है कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है ही नहीं। लेकिन ये लोगों को गुमराह करने के लिए बात कहते हैं आपके पास आके कि इसका वक्फ बोर्ड के कानूनी पास पक्ष रखने की 30 समझना नंबर पे आता है चाहूंगा। वक्फ बोर्ड। तमाम इन ये बातों से बिल्कुल इतना झूठ कि है। अब ये पहली इंट्रोड्यूस बात। करने की अच्छा, सनातन वक्फ बोर्ड की बात कितनी- की जा रही है और वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात की जा रही है, इसको आप जरा समझाएं। अदालत में, कानून में इसका क्या स्टैंड है? जी देखिए, इसमें दो मुद्दे मुख्य रूप से निकल कर आते हैं कि क्या पार्लियामेंट के पास कानून को संशोधन करने की पावर है या नहीं, स्पेशली उन मुद्दों पर जहां पर वो कहीं ना कहीं धर्म की जो बाउंड्री है उसमें इंटरफेयर करता है। तो मैं यहां पर आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का संविधान का जिक्र करना चाहूंगा, जो कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है। जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 26 जो है वो हर धर्म को ये पावर देता है कि वो प्रॉपर्टीज जो हैं उनको खरीद भी सकता है और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकता है, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो होगा वो कानून की चार दीवारी के अंदर होगा। कानून कौन परिभाषित करेगा? देश की संसद। तो जहां तक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात है तो पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि वो वक्फ एक्ट को अमेंड कर सकते हैं। दूसरी जो इशू है वो ये है कि क्या ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ है या क्या ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन में एनक्रोचमेंट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजंस ऐड किए गए हैं वो इसलिए ऐड किए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो इशू आ रहा था वो आ रहा था मिसमैनेजमेंट का।
सरकार के पास कई तरीके की शिकायतें आई। सरकार ने 2023 में स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग भी करी, जहां पर जो इशू आ रहा है वक्फ को मैनेज करने के लिए, उसके बाद जाके ये अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्लियामेंट में। जो इशू है वो ये है सबसे बड़ा कि एक तो जो सरकारी संपत्तियां हैं वो कई वक्फ पर हैं। वक्फ में इशू ये आता है कि वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बन चुकी है तो फिर वो वक्फ ही रहेगी, उसका जो कन्वर्जन है किसी और तरीके से हो नहीं सकता। अब इसी सूरत में मैं कहूं तो जो एक एग्जांपल जो अभी तान्या जी ने दिया था सूरत वाला, तो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग है, जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वो जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी निकलती है। तो अब वो जो प्रॉपर्टी है जो कि सरकारी प्रॉपर्टी है, अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई तो सरकार उसको कैसे मैनेज करे, सवाल ये उठता है। तो जो ये बिल इंट्रोड्यूस करता है अमेंडमेंट, वो यही करता है कि जो सरकारी प्रॉपर्टीज होंगी दे विल सीज टू बी अ वक्फ, मतलब अब वो वक्फ नहीं रहेंगी और उनका जो मैनेजमेंट है वो मेनली सरकार के पास रहेगा। एक तो ये, दूसरा जो एक इशू आ रहा था वो आ रहा था कि ऑडिट का और करप्शन का, क्योंकि कई बार जो मुतवल्ली जो होते हैं, जो कि मैनेज करते हैं वक्फ प्रॉपर्टी को, उनके ऊपर करप्शन के इश्यूज हुए हैं, केसेस भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ऑडिट का इशू था। तो सरकार ने जो एक नया जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है इस वाले अमेंडमेंट में, वो ये है कि सीएजी चाहे, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो वो चाहे तो वक्फ की के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिक्वेस्ट करे तो। अभी तक नहीं कर सकता है, अभी तक नहीं कर सकता था, आगे कर सकता है, आगे कर सकता है अगर उसमें संशोधन किया जाता है। जी, अगर उसमें संशोधन किया जाता है। दूसरा जो इशू था वो ये था कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो होता है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वही डिसाइड करता है कि कोई अगर इशू है तो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड करता था, और वो जो ऑर्डर होता था वो फाइनल होता था, जिसके अगेंस्ट कोई भी अपील लाई नहीं कर सकती थी एक्सेप्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट। मेरे पास समय सब नहीं है, बस मैं एक चाहूंगा 15 सेकंड में 20 सेकंड में ये बताइए कि सनातन बोर्ड को भी बनाने की यहां पर बात की जा रही है, एक आगे चलकर बड़ी बैठक भी इसको लेकर होने वाली है, इसकी क्या एग्जिस्टेंस हो सकती है अगर ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए? और टकराव और बाकी चीज पे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन इसकी लीगल क्या एग्जिस्टेंस हो सकती है? इंपॉर्टेंट देखिए, जहां तक बोर्ड बनाने की बात है तो हर धर्म के पास अधिकार है बोर्ड बनाने का, लेकिन अब उसके क्या डिटेल्स होती हैं और क्या उसमें किन चीजों के ऊपर वो कार्य करना चाहेगा, वो एक जांच का वो एक विषय हो सकता है कि कहीं वो किसी कानून के प्रावधान के अगेंस्ट तो नहीं है या संविधान के प्रावधान के अगेंस्ट में तो नहीं है। हालांकि किसी भी धर्म के पास अपना बोर्ड बनाने का पूरा मैं बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी मेहमानों का करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सबको यही उम्मीद करनी चाहिए, सर्वसम्मति से ये फैसला होना चाहिए और हर किसी को अपनी राय रखने का पूरा अवसर भी दिया जाना चाहिए, और जब एक बार फैसला लिया जाए तो हर पक्ष को उस फैसले को मानना भी चाहिए। फिलहाल 5 का प्रहार में आगे